गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोल कॉन्सेप्ट के अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए और अगले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जहाँ जहाँ भी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में एग्जाम्पल आएंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास गिनना अगर आपको अच्छी तरह से आ रहा है तो मान के चलिए कि आपकी एग्जाम्पल गिनने की बात जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। आपका एग्जाम्पल बहुत ही अगर डिफिकल्ट भी एग्जाम हो तो वो एग्जाम्पल मेल्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम कि इक्विवेलेंट मास की क्लासिकल डेफिनेशन है, उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन? इट इज गिवन एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in gram, it must be in gram, which may combine or displace 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine or 108 gram of silver। जिस अमाउंट से 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस कर सके या इसके साथ कंबाइन कर सके। हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन भी और सिल्वर भी। तो जिस एलिमेंट का, जिस कंपोनेंट का आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये डेफिनेशन साइंटिस्ट लोगों ने दी कि वो कंपाउंड तो उसका कितना ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज उसके साथ कंबाइन हो सकता है। हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, उसका वेट कितना है 8 ग्राम। अगर क्लोरीन है तो 35.5 ग्राम एंड इफ इट इज सिल्वर 108 ग्राम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज H2S। H2S में हाइड्रोजन का मास कितना है तो 2 ग्राम। एंड व्हाट अबाउट सल्फर? तो सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। तो H2S में हम बोल सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना सल्फर हुआ? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना सल्फर हुआ? तो 32 डिवाइड बाई 2। अभी मैं उसको 16 लिखने की जल्दी नहीं करूंगा, इतना ही रहने दीजिए। 32 डिवाइड बाई 2 ग्राम। 2 ग्राम के साथ 32 ग्राम है तो क्लासिकल डेफिनेशन के अनुसार 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 बाई 2, द आंसर इज 16 ग्राम। लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 32 बाई 2 ग्राम। सेकंड वन, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम ओनली? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 27। 27 इंटू 2 दैट इज 54 ग्राम। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? Atomic mass of oxygen is 16. 16 into 3, 48 ग्राम। तो चलिए ऑक्सीजन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट का जितना मास कंबाइन हो रहा है दैट इज द इक्विवेलेंट मास। तो चलिए 48 ग्राम के साथ कितना ग्राम जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम का? 54 ग्राम। ऐसे लिख दीजिए इस डायरेक्शन में। सो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना जुड़ा हुआ होगा? इज इक्वल टू 54 इंटू 8 डिवाइड बाई 48। ओके, व्हाट विल बी द आंसर? 8, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 27 रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 3। अभी हम आंसर लिख रहे हैं 27 बाई 3 बिकॉज 27 इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसको ऐसे ही रहने दे देते हैं, इसको 9 लिखने की जल्दी नहीं कर रहे हैं अभी। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 27 बाई 3। मैग्नीशियम क्लोराइड, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम। व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन का 35.5, तो क्लोरीन का कितना होगा? 71 ग्राम। व्हाट इज द डेफिनेशन? 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जितना भी मास यहाँ पे कंबाइन हो रहा है दैट इज द इक्विवेलेंट मास।
तो अगर 71 के साथ 24 है तो सीधा ही मतलब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो 35.5 मतलब आधा करना है तो कितना आएगा, तो 24/2 ग्राम। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास आ गया 24/2। नेक्स्ट वन Ag3PO4। कोई एक एलिमेंट का ही निकाल सकते इक्विवेलेंट मास, ऐसा नहीं है। अगर कोई ग्रुप है आयन है तो उसका भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे चलिए सिल्वर का एटॉमिक मास 108, तो 3 सिल्वर है तो 3 × 108 ऐसे ही लिख देते हैं ग्राम। और PO4 आपको पता ही है कि Ag3PO4 में PO4 -3 होता है, PO4 इज द -3 आयन। तो चलिए व्हाट इज द डेफिनेशन, 108 ग्राम सिल्वर के साथ जुड़ना है तो 3 × 108 ग्राम है, तो चलिए PO4 -3 उसका मोलिकुलर मास कितना होगा, यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉस्फोरस इज 31, ऑक्सीजन 64, द आंसर विल बी 95। तो यहाँ पे इसका मोलिकुलर मास, आयोनिक मास 95 ग्राम है। लेकिन यहाँ तो 3 × 108 है तो 108 ग्राम सिल्वर के साथ कितना होगा, तो उसको 3 से डिवाइड बाई करना पड़ेगा, तो 95/3 ग्राम। जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं तो सारे एग्जाम्पल में 32/2, 27/3, तो डिवाइड क्यों नहीं किया हमने। तो ये जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं, दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन। अब तो हमारा जितना भी पूरा पीरियोडिक टेबल है इलेक्ट्रॉन पे ऊपर डिपेंडेड है। और मैंने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में आपसे बोला था कि अप टू 1 to 30 के एटॉमिक नंबर वो आपको याद होने चाहिए, ज़बानी याद होने चाहिए। देखिए तो एक शॉर्ट ट्रिक ले लेते हैं, ये सब कैलकुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मुझे सल्फर का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो सबसे पहले व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 286, फर्स्ट ऑर्बिटल 2, सेकंड वन 8 एंड थर्ड वन लास्ट वन 6। तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका मतलब ही हुआ कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो गई। तो देखिए अगर मुझे सल्फर का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी। सल्फर की वैलेंसी 2 कैसे हो गई, एटॉमिक नंबर 16, वहां पे एटॉमिक नंबर लेना है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, और इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया है। सेकंड वन एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 13, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, लास्ट मतलब ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई। तो मुझे एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए उसके जो एटॉमिक मास है उसको 3 से डिवाइड करना है बस। तो सारे एग्जाम्पल, मैग्नीशियम लास्ट वाला देख लेते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 282, वैलेंसी इज 2। तो अगर उसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2। तो आई कैन राइट लाइक दिस कि इक्विवेलेंट मास किसी का भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय वैलेंसी। तो नॉर्मल जितने भी मतलब एलिमेंट है तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आराम से आप, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं एटॉमिक मास डिवाइड बाय द वैलेंसी। कोई भी आयोनिक स्ट्रक्चर है तो आयोनिक स्ट्रक्चर में PO4 -3, तो -3 दैट इज द आयोनिक चार्ज, उसकी वैलेंसी है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मुझे क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन इन नॉर्मल पोजीशन। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है बताइए,
35.5। अब चलिए वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नॉर्मली, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, तो उसका इक्विवेलेंट मास 35.5 ग्राम है। ऐसे कोई भी एलिमेंट है तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। सोडियम, बताइए सोडियम का मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो उसका एटॉमिक मास कितना है सोडियम का 23। एंड व्हाट अबाउट द वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी होगी, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नॉर्मली, तो उसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नॉर्मली सोडियम जो है उसका इक्विवेलेंट मास 23 आएगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड में, ये तो मतलब क्लासिकल डेफिनेशन हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। आपको पता होना चाहिए बेसिक एक मतलब, लेकिन अब आपको याद रखना है कि किसी का भी इक्विवेलेंट मास आपको फाइंड आउट करना है तो एटॉमिक मास को वैलेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज द इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को अच्छी तरह से आप सबसे पहले समझ लीजिए, ये इक्विवेलेंट मास है। इस चैप्टर में लास्ट में हमें कंसंट्रेशन पढ़नी है, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, उस सब में इक्विवेलेंट मास का बहुत ही उपयोग आएगा। इक्विवेलेंट मास आपको अच्छी तरह से आ रहा है तो मान के चलिए कि आपके एग्जाम्पल गिनने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड है, सॉल्ट है, तो उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं कि उसका इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालें। फर्स्ट एग्जाम्पल इज NaCl। तो बहुत सारी सिस्टम है जिसके आधार पे हम मतलब इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वो जो क्लासिकल मेथड थी उसको जाने देते हैं, सीधा ही इलेक्ट्रॉनिक मेथड पे आ जाते हैं। NaCl में अगर हम उसका आयोनाइजेशन करें तो क्या होगा, तो NaCl का आयोनाइजेशन क्या होगा, Na+Cl-, Na+ एंड Cl-। व्हाट डज इट मीन, तो उसका मतलब ये हुआ कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैलेंसी 1 लेके चलेंगे हम, तो उसका इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू NaCl का मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 1। अगर NaCl का मोलिकुलर मास आपको पता है तो कितना होगा 58.5 डिवाइड बाय 1, द आंसर विल बी 58.5 ग्राम। अनदर एग्जाम्पल Ca3PO4 ट्वाइस। चलिए इसका आयनाइजेशन देख लेते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम इज हियर Ca+2, Ca+2 के कितने आयन है 3। फॉस्फेट इज ऑलवेज -3, PO4 -3, और उसके कितने आयन है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Ca+2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 Ca+2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 6, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 6, तो यहाँ से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। तो हमें Ca3PO4 ट्वाइस के लिए अगर इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, शॉर्ट में देख लीजिएगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 6। तो इफ देयर एनी कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड है और उसके बारे में हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है, तो उसमें जो आयन्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करने हैं। मान के चलिए एक एग्जांपल एक्स्ट्रा ले रहे हैं MgCl2, और मुझे MgCl2 में Mg का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट नहीं करना है, पूरे MgCl2 का करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, MgCl2 उसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। चलिए MgCl2 का मोलिकुलर मास, मैग्नीशियम 24 प्लस क्लोरीन 35.5 इंटू 2 दैट मीन्स 71, तो कितना आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 एंड 7, तो 75 डिवाइड बाय। अब MgCl2 का आयोनाइजेशन कीजिए आप, Mg इज +2 एंड Cl इज -2Cl-,
इसका मतलब यही हुआ कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है और 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। द एक्सचेंज इज अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो अगर MgCl2 का अगर आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है, नॉट मैग्नीशियम, MgCl2 का, तो आपको उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी की जगह हम ये भी बोल सकते हैं फॉर द कंपाउंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए कोई एसिड और बेस के बारे में देख लेते हैं। नॉर्मली एसिड बेस के बारे में बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। तो एसिड और बेस के बारे में एक बात तो आपको पता ही होगी कि कोई भी एसिड है तो एसिड में H+ आयन होता है और बेस में OH- आयन होते हैं। नॉर्मली एक एसिड और एक बेस को एक दूसरे के साथ अगर हम मिला दें तो क्या होता है, तो एसिड और बेस में क्या रिएक्शन होती है, तो एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन, इट विल कंबाइन एंड इट विल मेक H2O। H2O इज अ न्यूट्रल। तो जो एसिड का H+ है, नॉर्मल कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं, एसिड का H+ बेस के OH- के साथ रिएक्ट करेगा और बेस का OH- एसिड के H+ के साथ रिएक्ट करेगा। तो कोई भी अगर एसिड है तो एसिड की बेसिसिटी होती है, एसिड कितने OH- के साथ रिएक्ट कर सकता है, दैट इज द बेसिसिटी। और कोई भी बेस होते हैं तो उनकी एसिडिटी होती है, तो बेस में OH- होगा, तो बेस का OH- कितने H+ के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज द एसिडिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। एसिड में H+ है तो कितने OH- के साथ वो रिएक्ट करेगा, दैट इज द बेसिसिटी। बेस में OH- है तो कितने H+ के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज द एसिडिटी। तो इसके बारे में हम एग्जांपल ले रहे हैं, मैं इसको निकाल रहा हूं अभी यहां से। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज HCl। नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो HCl में कितने H+ है, 1 H+। तो HCl एसिड है तो उसकी बेसिसिटी 1 होगी। तो HCl को हम ऐसा भी बोल सकते हैं मोनोबेसिक। HCl इज मोनोबेसिक। अगर HCl के रिगार्डिंग हमें उसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू HCl का मोलिकुलर मास कितना है, तो हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, दैट इज 36.5 डिवाइड बाय, अभी हमने देखा फॉर एनी कंपाउंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, HCl में H+ है, Cl- है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया, तो डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू आंसर विल बी 36.5। तो HCl का मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास इक्वल है। चलिए ऐसे कितने एसिड और बेस है जिसका मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास इक्वल आएगा। चलिए HNO3, सब में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अनदर बेस इज NaOH, एक KOH है, सब में क्या होगा मान के चलिए, HNO3 में आयोनाइजेशन क्या होगा, H+ NO3-, NaOH में Na+ OH-, व्हाट अबाउट KOH, K+ OH-। तो सब में एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये मतलब जो है एसिड और बेस, उसका इक्विवेलेंट मास अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 1 आएगा। एक एग्जांपल ऐसा है जो आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा, एंड दैट वन इज H3PO2। द नेम ऑफ H3PO2 इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 में एक्चुअली हाइड्रोजन 3 है, लेकिन प्रॉब्लम इज अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर ऐसा है, P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H, दिस इज द स्ट्रक्चर H3PO2। देखिए H3PO2, हियर आर 3 हाइड्रोजन्स, बट प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी हुई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, AH+ यहाँ से मतलब रिमूव हो सकता है। लेकिन फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं होंगे, एक ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने वाला है। अगर एक ही हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है तो ये भी मोनोबेसिक है, याद रखिएगा। H3PO2 में एक ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ये दो हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। तो मतलब H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज मोनोबेसिक है, और मोनोबेसिक है तो अगर इसका भी मुझे इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है तो इसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट कीजिए, डिवाइड बाय 1 करना है आपको। तो कुछ ऐसे मतलब एसिड या बेस या कंपाउंड होते हैं तो जिसमें हमें उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें याद करना पड़ता है। चलिए इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। थिंक अबाउट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास मुझे फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन मोलिकुलर मास फाइंड आउट कीजिए। दो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 into 4, इट विल बी 98। और नॉर्मल कंडीशन में H2SO4 है, उसमें आयोनाइजेशन क्या होगा तो 2H प्लस एंड SO4 सल्फेट इज -2, एक्सचेंज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 49। H2SO4 में 2H प्लस है, सो H2SO4 इज द डाइबेसिक एसिड। H2SO4 डाइबेसिक एसिड है। ओके, H2SO4 के साथ दूसरे ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। चलिए एक और ले लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस। दिस वन इज द हाइड्रोक्साइड, सो ये बेस है। बेस है तो उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। कितने OH माइनस है 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी है 2 है। डाई एसिडिक बेस बोलते हैं इसको। BaOH ट्वाइस में आयनाइजेशन कैसे होगा तो Ba प्लस 2 एंड 2 टाइम्स OH माइनस, एक्सचेंज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी अगर मुझे इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट कीजिए, और उसको कितने से डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है। अनदर एग्जाम्पल, इसका एक भाई है H3PO2 का H3PO3। H3PO3, नेम ऑफ H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या था हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये क्या है फॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा है P डबल बॉन्ड O OH OH एंड H। देख लीजिए H3PO3। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर 3, लेकिन कितने हाइड्रोजन यहाँ से एज H प्लस रिमूव हो सकते हैं तो एक H प्लस एंड सेकंड H प्लस। ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा बिकॉज फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं देन H3PO3 फॉस्फोरस एसिड इज डाइबेसिक। तो इसका भी आपको जो इक्विवेलेंट मास अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मोलिकुलर मास को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, एक और एग्जांपल लास्ट में, एंड दैट अबाउट H3PO4। H3PO4 उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड दिस वन इज द फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा है तो P डबल बॉन्ड O OH OH OH। तो क्या होगा इसमें बताइए जरा, 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। तो इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट कीजिए। मोलिकुलर मास को M डैश बोल देते हैं और इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो लास्ट एग्जांपल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है लेकिन 3 OH है, और इसका आयोनाइजेशन भी कैसा होगा, आयोनाइजेशन Al प्लस 3 एंड 3 टाइम्स OH माइनस, एक्सचेंज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसका इक्विवेलेंट मास या मोलिकुलर मास को 3 से डिवाइड करना बनेगा। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 3। अबाउट द इक्विवेलेंट मास हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। सबसे पहले कुछ एलिमेंट लिए, क्लासिकल डेफिनेशन हमने देख ली। क्लासिकल डेफिनेशन के बाद में इलेक्ट्रॉनिक जो डेफिनेशन है उसके बारे में देख ली बाय द वैलेंसी। कुछ हमने कंपाउंड लिए तो कंपाउंड में सीधी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पे चले गए हम।
कोई क्लासिकल डेफिनेशन नहीं ली, और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के आधार पे मोनो एसिडिक, मोनोबेसिक, डाई एसिडिक, डाई बेसिक, तो ये जो इक्विवेलेंट मास है वो हमें आगे चल के नॉर्मालिटी कैलकुलेट जो करनी है एसिड और बेस के बारे में, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी का भी एसिड या बेस है, अगर आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, सीधा ही आंसर आ जाएगा। अभी उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम इसी लेक्चर में आगे देख रहे हैं। इक्विवेलेंट मास के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि सपोज कि NaOH के बारे में हमने अभी क्या बोला कि Na प्लस OH माइनस एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। तो अगर हमें उसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 1। ओके, व्हाट अबाउट H2SO4? H2SO4 में 2H प्लस है, 2H प्लस है, दैट इज मोनोबेसिक, सॉरी डाइबेसिक एसिड। लेकिन H2SO4 हर बार 2H प्लस देगा ऐसा नहीं है। कुछ रिएक्शन ऐसी भी है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के पास 2H प्लस है लेकिन वो एक ही H प्लस दे रहा है। देखिए जरा यहाँ पे NaOH प्लस H2SO4 एंड द रिएक्शन क्या हो रही है NaHSO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है एक ही हाइड्रोजन का हो रहा है, एक हाइड्रोजन को वैसे के वैसा ही है। तो उस कंडीशन में अगर आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू H2SO4 का मोलिकुलर मास 98 डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं होता कि H2SO4 का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2। हाँ, अगर इक्वेशन ऐसा है, देख लीजिए यहाँ पे ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो गए। तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाय 2 नॉर्मली। अगर आपको कोई नॉर्मली पूछ ले कि H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, यू कैन स्पीक 98 बाई 2 इज इक्वल टू 49, बट नॉट इन एवरी कंडीशन। हर कंडीशन में ऐसा नहीं है। एक और एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ZnOH ट्वाइस बेसिक है, बेस है, डाई एसिडिक बेस है, लेकिन हर बार अगर इसकी हम अगर ZnOH ट्वाइस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखें हम तो Zn प्लस 2 एंड 2OH माइनस, Zn प्लस 2 2OH माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक्सचेंज हुआ। तो इसका नॉर्मली इक्विवेलेंट मास आपको फाइंड आउट करना है तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2 आएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ ZnOH ट्वाइस प्लस HCl, तो ZnOH Cl एक ही OH का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, बाकी प्लस H2O बन गया। तो यहाँ पे इसका मोलिकुलर मास जो भी आएगा m डैश डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ZnOH ट्वाइस कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, प्लस ट्वाइस HCl, ZnCl2 प्लस 2 मोल H2O। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2 आएगा। इन शॉर्ट, अगर कोई डाई एसिडिक बेस है, डाई बेसिक एसिड है, तो उसका इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 2 ही आएगा हर बार, ऐसा नहीं है। वो इक्वेशन पे भी डिपेंड करेगा, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल कंडीशन में यू कैन स्पीक के H2SO4 तो उसका इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2। ZnOH ट्वाइस इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2 आएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इक्वेशन को भी हमें ध्यान में रख के देखना पड़ता है। एक और चीज़ ये है कि जो टॉपिक हमने शुरू किया है इक्विवेलेंट मास, ये अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन एवरी सब्सटेंस, एवरी कंपाउंड, हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हमारे एक और चैप्टर आएगा रेडॉक्स, रेडॉक्स में आएगा, जहाँ अब तक हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा है। अगर हो सके तो इसी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर को भी देख लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमारा ये जो टॉपिक है इक्विवेलेंट मास वो खत्म हो चुका है। उसके लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद ही इन एवरी रिएक्शन
हम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए वो सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान के चलिए इक्विवेलेंट मास की हमने 60 to 70% इन्फॉर्मेशन अब तक यहाँ पे कंप्लीट की हुई है, जो ये चैप्टर के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर चैप्टर को पूरी तरह से समझना है तो हमें रेडॉक्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगले कोई एक टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें रेडॉक्स को भी हम ध्यान में रखेंगे। तब तक लिए ये टॉपिक को हम ख़त्म कर रहे हैं और जो कंसंट्रेशन वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, नॉर्मालिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, तो उसके लिए ये जो इक्विवेलेंट मास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए विदाई दीजिए, आप जो